हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 10। अभी तक हमने 9 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं और इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके आपको अपनी तैयारी का कुछ ना कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा कि आपकी तैयारी किस तरह चल रही है। और आइए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आज 10वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। चलिए, पहला प्रश्न है, हिंदी कैसी भाषा है? संयोगात्मक, वियोगात्मक या दोनों या कोई भी नहीं? तो आपका ऑप्शन ए सही है, वी या सी या डी। अगर किसी को इसका आंसर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ा करें, है ना। तभी क्लास को पढ़ाने में अच्छा लगता है जब उस क्लास में उसके जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना। जब तो आपका ऑप्शन है संयोगात्मक, वियोगात्मक या दोनों। तो हिंदी कैसी भाषा है? तो संयोगात्मक और वियोगात्मक भाषाओं के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसका ऑप्शन लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो सही, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है संयोगात्मक वियोगात्मक भाषाओं का, तो इसके लिए हमें भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम अपने प्रश्न को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं कि इससे कुछ संबंधित प्रश्न आ जाए तो हम आसानी से हल कर लें। तो संयोगात्मक जो भाषा होती है, संयोगात्मक भाषा जो पुरानी भाषाएं हैं, भारूपीय परिवार की भाषाएं, वो संयोगात्मक भाषाएं कहलाती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें परसर्ग की आवश्यकता नहीं होती। अब परसर्ग क्या होता है बेटा? जैसे चिन्ह होते हैं, मैं, का, ये आदि परसर्ग होते हैं, इनका प्रयोग नहीं होता। परसर्ग की आवश्यकता नहीं होती संयोगात्मक भाषा में। ये नोट भी करते रहे जिससे आपको ध्यान रहे, परसर्ग की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? संयोगात्मक भाषा में होती है। और संयोगात्मक भाषा में पुरानी भाषाएं आएंगी, भारूपीय परिवार की, भारूपीय परिवार की पुरानी भाषाएं इसके अंतर्गत आएंगी। परिवार की कीवर्ड और जोड़ लेना यहाँ पर, की पुरानी भाषाएं किसके अंतर्गत आएंगी? संयोगात्मक भाषाओं के अंतर्गत आएंगी। अब इनमें कौन सी है? आपकी संस्कृत। अगर संस्कृत पूछ ली जाएगी कौन सी भाषा है, संयोगात्मक या वियोगात्मक? अभी हम बात कर रहे हैं संयोगात्मक भाषा की। किसकी? संयोगात्मक भाषा, ठीक है। और पुरानी भारूपी परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आएंगी? ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, अवेस्ता, इसमें संयोगात्मक भाषाओं के उदाहरण है। ये भाषाएं संयोगात्मक में आएंगी। संस्कृत से आपको इस पर ध्यान देना है, इसको नोट करना है। संस्कृत कैसी भाषा है, अगर आ जाए तो आप आंसर कर लेंगे संयोगात्मक भाषा है। अब वियोगात्मक भाषा के विषय में समझ लेते हैं। यहाँ पर समझ लें वियोगात्मक भाषा। वियोगात्मक भाषा, वियोगात्मक भाषा किसे कहेंगे? वियोगात्मक भाषा बेटा किसे कहेंगे? वह भाषा जिसमें विभक्तियों, जो विभक्तियां होती हैं वो घिसकर लुप्त हो जाती है। वह भाषा जिसमें विभक्तियां, अगर कभी डेफिनेशन इसकी आए तो आप बता लेंगे। विभक्तियां लगा लेंगे। विभक्तियां घिसकर क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, तो वहां वियोगात्मक भाषा होगी। कौन कौन सी भाषाएं वियोगात्मक में आएंगी, ये नोट डाउन करते रहिए बेटा साथ के साथ। भारूपीय परिवार की अधिकांशतः भाषाएं जो होती हैं वो वियोगात्मक भाषाएं ही हैं। इनमें कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, ये कैसी भाषाएं हैं? वियोगात्मक। भारूपीय परिवार की ज्यादातर भाषाएं वियोगात्मक हैं। तो आपका जो हिंदी भाषा है वो कौन सी भाषा है? संयोगात्मक या वियोगात्मक? तो आप आंसर कर लेंगे वियोगात्मक। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। संयोगात्मक और वियोगात्मक के बारे में कुछ जानकारी है, उसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? लघु आ या, और इसमें दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, अनुस्वार और ये विसर्ग है उ और उ।
तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? अयोगवाह तो मैंने आपको वर्णमाला में अच्छी तरीके से बताए हैं। तो इसको कहते हैं अनुस्वार, इसको कहते हैं विसर्ग। तो आपके अनुस्वार और विसर्ग आएंगे अयोगवाह में। अनुस्वार, एक बिंदी को अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार, और इसको कहेंगे विसर्ग, विसर्ग। और आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए एक प्रश्न है कि ये चंद्र बिंदी हम लगा दें, ऐसे हम किसी अक्षर पर चंद्र बिंदी लगा दें, इसको क्या कहेंगे? चंद्र बिंदी को क्या कहते हैं? जैसे एक बिंदी है ये, इसको हम अनुस्वार बोलेंगे। ऐसे दो बिंदी हैं ये, इसको हम विसर्ग बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? आप आंसर भी करते रहिए, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप आंसर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? जिजीविषा, 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 ये कौन सा आपका जो राइट आंसर होगा? शुद्ध वर्तनी किसमें होगी? शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है? तो आपका राइट जो आंसर है ऑप्शन बी, जिजीविषा। जिजीविषा आपका राइट आंसर है। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। आपका प्रश्न नंबर 4 है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपने वाक्य पढ़े होंगे, वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद हैं, रचना के आधार पर, है ना इसका। तो सरल वाक्य, सरल वाक्य कैसा होगा? साधारण, साधारण सीधी बात हो कि राम घर जाता है ना, या राम विद्यालय पढ़ने जाता है, ये कह दें तो ये साधारण वाक्य हो गया, है ना। राम घर जाता है तो सादा बात है, साधारण। अब हम कह दें, अब हमारा दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य में क्या होगा बेटा? जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग वाक्य किसी योजक चिन्ह से जुड़े हों, जब 2 या 2 से अधिक वाक्य हों, 2 से अधिक वाक्य कैसे जुड़े हों? योजक चिन्ह से। योजक चिन्ह जैसे और, या 2 या 2 से अधिक वाक्य योजक चिन्ह से जुड़े हों, योजक चिन्ह से जुड़े हों, तो वहां क्या होगा? आपका संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। फिर भी, तो, नहीं, किंतु, ये सब कैसे होंगे? योजक चिन्ह होंगे। चिन्ह योजक चिन्ह से जुड़े हों तो वहां आपका होगा संयुक्त वाक्य। अब कैसे, एक मैं उदाहरण देती हूं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वह सुबह गया और शाम को लौट के आया। वह सुबह गया और शाम को लौट के आया। मैंने बोला वह सुबह गया और शाम को लौट के आया, तो और इसमें क्या हो गया? योजक हो गया। और ये वाक्य दोनों अलग अलग हैं। वह सुबह गया अलग वाक्य है, शाम को लौट के आया अलग वाक्य है। इसको हमने जोड़ दिया योजक चिन्ह से, तो ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है। और मिश्रित वाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे बेटा? मिश्रित वाक्य की पहचान, मिश्रित वाक्य में वाक्य एक प्रधान वाक्य होगा, प्रधान वाक्य, और उस पीछे वाले होंगे वो उपवाक्य होंगे, और उसी से जुड़ा उपवाक्य होगा। और ये एक दूसरे पर आश्रित होंगे। कैसे होंगे? आश्रित होंगे। उपवाक्य जो होगा, यहाँ पहचान लिख लेंगे, आश्रित। एक दूसरे पर वाक्य कैसे होंगे? आश्रित होंगे, जुड़े हुए होंगे। ऐसे ही मैं कह दूं, हम कह दें बेटा, जब आंधी आई, जब आंधी आई तब धूल उड़ी। अब कैसे है वाक्य? धूल कब उड़ेगी? जब आंधी आई है, तो आश्रित हो गए, तब धूल उड़ी। तो ऐसे आए आपके लिए वाक्य, तो मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। यदि पढ़ोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो आश्रित वाक्य है तो ये कहलाएगा मिश्रित वाक्य। तो जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, 2 वाक्य हैं उसमें जुड़ गया, तब तक योजक चिन्ह जुड़ गए। तो ये आपका कौन सा आंसर होगा इसका? संयुक्त वाक्य। राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलम तोड़ना का अर्थ है क्रोध दिखाना, क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीजें लिखना, बहुत मेहनत करना। कलम तोड़ना का अर्थ है, एक मुहावरा है कलम तोड़ना।
इसका ऑप्शन ए है क्रोध दिखाना, ऑप्शन बी बहुत सुंदर लिखना, ऑप्शन सी भद्दी चीजें लिखना, ऑप्शन डी है बहुत मेहनत करना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, आंसर करें बेटा। साथ के साथ आप लोग आंसर भी करते रहें, है ना। चलिए, कलम तोड़ना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना। इसको नोट कर लीजिएगा। कलम तोड़ना का अर्थ है बहुत सुंदर लिखना। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुत सुंदर लिखना। समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का क्या अर्थ होगा? टिप्पणी, संक्षेप, व्यास या सार। तो समास का क्या अर्थ होता है? समास हम कैसे पढ़ते हैं? समास में क्या होता है कि हम छोटा रूप कर देते हैं, संक्षेप कर देते हैं। दो या दो से अधिक जब शब्द हों उनको हम एक रूप दे दें, नया शब्द बना दें, तो वहां समास होगा। तो संक्षेप आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। ठीक। संधि का क्या होगा? दो शब्दों या दो वर्णों का मेल। ठीक है, आपका कौन सा प्रश्न था? अभी तक आपने 6 प्रश्न सॉल्व कर लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, व्यतिरेक, असंगति, अदीपक। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ प्रश्न है। चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यदि किसी को ये आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा बताए देती हूँ। चंद्र सकलंक, चंद्र, चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा में दाग हैं, धब्बे हैं। चंद्रमा कैसा है? इसमें दाग या धब्बे हैं। स माने साथ, कलंक माने धब्बा। चंद्रमा कैसा है? इसके साथ में दाग या धब्बे हैं। मुख निष्कलंक, यहाँ पर विराम लगेगा, यहाँ नहीं। मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी? मुख कैसा है? निष्कलंक, मुख पर कोई धब्बा नहीं, तो दोनों में समानता कैसी है? तो एक ये यहाँ हम जिससे उपमा कर रहे थे, उपमान जो हमारा था, और ये उपमेय है मुख, लेकिन हमने क्या किसको बता दिया? चंद्र क्या है? उपमान। उपमान जिससे उपमा की जाए, और जिसकी उपमा करते हैं उसको बोलते हैं उपमेय। उपमा अलंकार जब आप पढ़े होंगे तो उपमान और उपमेय को अच्छी तरीके से समझा होगा। तो हम मुख की उपमा किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। जब चंद्रमा को नीचे दिखा दिया जाए और मुख को श्रेष्ठ बता दिया जाए तो वहां होता है व्यतिरेक अलंकार। जहां उपमेय उपमान से श्रेष्ठ हो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। मुख को श्रेष्ठ बता दिया, कह दिया कि चंद्रमा में तो धब्बे हैं और मुख में कोई धब्बा नहीं है, तो मुख दोनों में कैसी समानता है? कोई समानता ही नहीं है, वो तो धब्बे वाला है, मुख हमारा मुख पर कोई दाग या धब्बा नहीं है। ठीक है, उससे हम कैसी समानता कर सकते हैं? तो जहां उपमेय, और इसके बारे में लिख लीजिए, और यही आपका राइट आंसर होगा व्यतिरेक। थोड़ा सा नोट डाउन भी करते रहिए, अगर पहचान ना पता हो तो आप अगर नोट कर लेंगे तो आगे के लिए आपके प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो व्यतिरेक अलंकार में लिखेंगे कि काव्य में जहां उपमेय को, उपमेय जिससे उपमा की जाए, उपमेय को जिसकी उपमा की जाए वो उपमेय, और जिससे उपमा की जाए वो उपमान। चंद्रमा क्या है? उपमान। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए, श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? व्यतिरेक अलंकार बताया जाता है। ठीक है, अब तो व्यतिरेक अलंकार के बारे में आ जाए तो पंक्तियों का अर्थ निकाल लेंगे हम और बता लेंगे कि इसमें क्या होगा कि जिससे उपमा की जाती थी और जिसकी उपमा की जाती थी, कि हम मुख कहते थे मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा को अच्छा समझा जाता था, लेकिन यहाँ चंद्रमा को नीचे कर दिया और मुख को श्रेष्ठ बता दिया, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार है। असंगति अलंकार कौन सा होगा? जहाँ कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो। कारण कहीं, कार्य कहीं हो। अब इसका मैं एक उदाहरण बता दूं तो आप तुरंत समझ जाएंगे। कारण कहीं, कार्य कहीं। ठीक है, कारण अलग हो रहा हो और
कारण अलग हो, कार्य कहीं हो रहा हो। जैसे कह दे हम, पीर उठी, पीर राम उर उठी, राम उर उठी, कि दर्द तो राम के उठा, और लग्यो लखन के घाव, लग्यो लग्यो लखन के घाव, लखन के घाव लग गया और राम के हृदय में पीर उठी। और मतलब हृदय, लखन के घाव। ठीक, तो यहाँ पर कारण कहाँ पर है कि लखन के घाव लग रहा है, लेकिन कार्य कहाँ हो रहा है, राम के दर्द उठ रहा है। तो कारण कहीं, कार्य कहीं, तो वहां आपका असंगत अलंकार होगा। और एक आ गया आपका दीपक। दीपक के बारे में भी थोड़ा समझ लें। जहां प्रस्तुत व अप्रस्तुत, प्रस्तुत व अप्रस्तुत, यानी कि जहां जो सामने हो जो ना हो, या प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध बताना, एक धर्म से संबंध बताना। जैसे हम कह दें, अभी जो चंद्रमा और मुख का हमने लिया था उदाहरण, संबंध बता दें, ये किसके बारे में है, दीपक अलंकार के बारे में। थोड़ा दीपक अलंकार के असंगति अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर भी करते रहे, कहीं ऐसा ना हो इसको ज्यादा डिस्क्राइब करें तो आप उलझ गए। उलझना नहीं है, व्यतिरेक में सीधे हम समझेंगे। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, असंगत में कारण कहीं कार्य कहीं, सीधी सी बात, कारण कहीं कार्य कहीं, दर्द किसी के लगे किसी के। ठीक है, प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों एक ही धर्म से संबंध बताया जाए। जैसे हम कह दें कि मुख और चंद्र शोभते हैं, मुख और चंद्र शोभा देते हैं। तो चंद्रमा और मुख का दोनों का धर्म एक ही बता दिया, तो वहां क्या होगा, शोभते हैं। तो वहां कौन सा अलंकार होगा, आपका दीपक अलंकार। ठीक है, अनुचित व्यय करने वाला, आपका 8वां प्रश्न है, अनुचित व्यय करने वाला। अनुचित व्यय करने वाले को क्या कहेंगे, अतिव्ययी, मितव्ययी, दुर्व्ययी या अपव्ययी। ऑप्शन ए है आपका अतिव्ययी, बी मितव्ययी, सी दुर्व्ययी या अपव्ययी। इसका आप आंसर दे दीजिए बेटा, साथ के साथ आंसर भी करते रहिए आप लोग। अनुचित व्यय करने वाला अपव्ययी, तो अनुचित व्यय करने वालों को कहते हैं अपव्ययी। आपका ऑप्शन डी सही है। मितव्ययी कहते हैं कम खर्च करने वाला। कभी आ जाए कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, तो मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। अपव्ययी होता है अनुचित व्यय करने वाला, मितव्ययी होता है कम खर्च करने वाला, कंजूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंधा पावे आंखें तो पतियाए का अर्थ है। ये एक लोकोक्ति की तरह है, लोकोक्ति ही है। अंधा पावे आंखें तो पतियाए का अर्थ क्या है, लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होगा, सबसे मूल्यवान वस्तु के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, असंभव की चाह होना, असंभव को संभव कर दिखाना। अंधा पावे आंखें तो पतियाए, इसका अर्थ होगा कि अगर अंधे को आंखें मिल जाएं तब तो उसे कुछ दिखाई दे। पतियाए मतलब उसे कुछ दिखाई दे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, अभीष्ट की प्राप्ति, यानी कि जो जिसकी इच्छा है उसकी प्राप्ति हो जाए तब उस पर विश्वास होता है। अंधा पावे आंखें, यानी अंधे को जब आंखें मिलेंगी, अंधे का अभीष्ट क्या है, आंखें। उसकी इच्छा क्या है कि हमें, अभीष्ट का मतलब होता है जिसके लिए ज्यादा इच्छा हो, है ना, जिसकी इच्छा हो, कामना हो। तो उसके लिए, अंधे के लिए क्या है सबसे ज्यादा अभीष्ट, आंखें। तो अंधा पावे आंखें तो पतियाए, अंधा अगर आंखें प्राप्त कर लेगा तभी तो उसे दिखाई देगा, यानी जब अभीष्ट की प्राप्ति हो जाएगी तभी उसको विश्वास जमेगा या विश्वास उसका बनेगा। तो आपका राइट आंसर है बी। संगम का संधि विच्छेद है, समधनगम, समधनगम ये अर्ध म है, संगम सन और गम। तो आपका जो राइट आंसर है सम। अगर इसमें पूछ भी लिया जाए संगम में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बता लेंगे सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। अगर संस्कृत में पूछ लिया जाए कौन सा उपसर्ग है बेटा, तो आप बता लेंगे सम उपसर्ग है। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं, आपका ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर है 11। जहां तह मज्जा मांस रुचिर लके परत बगारे, जित जित छटके हाड़ सेत कहूं कहूं रतनारे। अब मज्जा मांस और हड्डियां, हाड़ मांस, ये सब क्या हो रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं, छिटक रहे हैं उधर उधर।
तो ये सुन के हमें क्या, हमारे मन में क्या उत्पन्न हुआ, कौन सा भाव उत्पन्न हुआ कि हमें घृणा आ लगी, घिन लगी, है ना, घृणा आई। तो कौन सा आपका होगा, विभित्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस या हास्य रस। विभित्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस या हास्य रस। सबके स्थायी भाव अवश्य पता होने चाहिए। स्थायी भाव पता होंगे तभी आप आंसर तुरंत टिक कर लेंगे। घृणा, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विस्मय या आश्चर्य। तो क्या आपको इसको ये सुन के आश्चर्य हो रहा है, कुछ असाधारण लग रहा है इसमें? नहीं। हास्य का हास, ठीक है, हंसी आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। भयानक भय हो रहा है, डर लग रहा है? नहीं लग रहा। क्या हो रहा है, घृणा हो रही है कि मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे, जित जित चिटके हाड़ मांस को सब इधर उधर फैला रहे हैं, है ना। तो हमें क्या हो रही है, घृणा आ रही है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, विभित्स रस। राइट आंसर हमारा विभित्स रस। अगला प्रश्न है, कुटिज के लेखक हैं ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राव, विद्यानिवास मिश्र। कुटुज एक रचना है, किसकी रचना है? कुटुज एक पेड़ का नाम है, पेड़ का नाम है कुटुज, पेड़ का नाम, ठीक है, जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ी में होता है। शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय की शिवालिक, उसमें होता है कुटुज और बहुत ऊंचाई पर हो जाता है ना। तो ये रचना जो की है, ये कुटुज एक निबंध है, ये निबंध लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कुटुज एक निबंध है, ये भी लिख लें, निबंध है, ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कुटुज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये आपका एक निबंध है जो पेड़ का इसमें वर्णन है और उसके आधार पे मानव को समझाया जा रहा है कि कुटुज वहाँ उगाता है पहाड़ों में, पहाड़ों को चीर कर इतनी मुसीबतों में और बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, ये बहुत लंबा होता है, तो उसी के बारे में वर्णन है। चलिए, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति, शब्द शक्ति मैंने बताई है आपको। अब आप आंसर करिए, शब्द शक्ति कितनी है? आज तो आप तुरंत बता लेंगे शब्द शक्ति कितनी है। अभिधा लक्षणा व्यंजना, रट जानी चाहिए बच्चा, कंठस्थ हो जानी चाहिए। अभिधा लक्षणा व्यंजना, ठीक है। मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। अभिधा मैंने बताया था कि सीधे कोई अर्थ सीधे हमारी समझ में आ जाए, अभिधा है। लक्षणा मुहावरे या मुहावरे लोकोक्तियां लक्षणा में आते हैं। व्यंजना में क्या आएगा कि जहां हम कुछ वाक्य लिखे उसका सबके लिए अलग अलग अर्थ व्यक्त हो। तो आपका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन डी, मुख्यार्थ में छिपे अकथित। अकथित माने जो हमने कहा नहीं, उस अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं, तो वो आपका कौन सा होगा? व्यंजना। तो राइट आंसर है डी। अब कोई शब्द शक्ति से रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आंसर करिए, शब्द शक्ति से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जगदीश गुप्त। किसकी रचना है सखी वे मुझसे कहकर जाते? किस कवि की काव्य पंक्ति है? आपके परीक्षा में काफी बार ये पंक्तियां पूछी जा रही हैं, तो मेन जो पंक्तियां हैं आप रट लें, उनको याद कर लें। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की। कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी रचना की है, तो ये मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा नामक प्रबंध काव्य लिखा था, काव्य रचना है मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा। यशोधरा कौन थी? महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, है ना। जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग कर चले गए, तो उनको जब गृह त्याग करके चले गए तो उनकी पीड़ा का जो विरह का वर्णन है यशोधरा का, उसी का वर्णन उन्होंने किया है मैथिली शरण गुप्त ने। और ये मैथिली शरण गुप्त आपके राष्ट्र कवि थे। इन्होंने भारत भारती रचना की थी, भारत भारती। काफी राष्ट्र प्रेम से रिलेटेड इन्होंने रचनाएं की थी, तो इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया, भारत भारती। तो जब इन्होंने भारत भारती लिखी थी, उसी के उपरांत इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाने लगा, ठीक है। 1930 के समथिंग ये बने थे, 1930 में, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा और इस वहीं से ये पंक्ति ली गई है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। वो कह रही है यशोधरा अपनी सखी से कि वो मुझसे कहकर तो जाते, बिना कही रात में उठकर महात्मा बुद्ध उन्हें छोड़कर चले गए थे, है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है?
गोस्वामी तुलसीदास की, नंददास की, नाभादास या गोस्वामी गोकुलनाथ? बेटा आंसर करिए, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास या गोस्वामी गोकुलनाथ, है ना? बेटा बेटा कहने की आदत है, उम्र इतनी नहीं है लेकिन बेटा कहने की आदत हो गई है ना, स्कूल में पढ़ाते हैं छोड़, तो वही बच्चों से कहने की आदत है, वही बेटा ही निकलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी गोकुलनाथ इसके आंसर है, इसका राइट गोस्वामी गोकुलनाथ इनकी है 84 वैष्णव की वार्ता। ये जो गोस्वामी गोकुलनाथ थे ये बल्लवाचार्य जानते हैं बल्लवाचार्य कौन है? बल्लवाचार्य के बारे में मैंने बताया आपको कभी? इन्होंने अष्टछाप की रचना की थी, अष्टछाप की रचना की थी बल्लवाचार्य ने। और इनके बल्लवाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ ने अष्टछाप में 4 कवि बल्लवाचार्य के 4 शिष्य थे, 4 शिष्य विठलनाथ के थे और विठलनाथ के ही पुत्र हैं गोस्वामी गोकुलनाथ। बल्लवाचार्य के पोते थे गोस्वामी गोकुलनाथ, विठलनाथ के पुत्र, ठीक है। और बल्लवाचार्य के पुत्र कौन थे? विठलनाथ। इन्होंने अष्टछाप की रचना की थी, 4 शिष्य बल्लवाचार्य के थे, 4 विठलनाथ के थे, ठीक है। और उन्हीं के पुत्र हैं गोस्वामी गोकुलनाथ। इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता रचना की है। 84 वैष्णव की वार्ता रचना किसने की है? गोस्वामी गोकुलनाथ ने। रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज या वैभव? रूढ़ तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। अब रूढ़ में क्या होगा कि हम कोई शब्द लिख दें, अगर उसका हम तोड़े तो उसका जब हम विखंडित उसे करें तो कोई अर्थ ना निकले। जब हम तोड़ें उसे, अलग अलग शब्द विच्छेद कर, उसका वर्ड विच्छेद करें या शब्द विच्छेद करें तो कोई शब्द अलग बने नहीं, है ना, तो वो आपका कहलाएगा रूढ़, ठीक है। यौगिक में क्या होगा कि 2 शब्द से मिलकर कोई शब्द बन गया, जैसे हम कहते हैं विद्यालय, विद्यालय तो ये किससे मिलकर बना है? विद्या प्लस आलय, विद्या का आलय, विद्या प्लस आलय, यहाँ लिखे देती हूँ विद्यालय। तो ये यौगिक हो गया कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या का अलग अर्थ, आलय का अलग अर्थ, ठीक है। योग रूढ़ किसे कहेंगे कि 2 शब्दों से मिलकर तो बना, यौगिक और रूढ़ दोनों के ही गुण होंगे इसमें, कि 2 शब्दों से मिलकर तो बना, लेकिन जल का मतलब अर्थ पानी, जा माने उत्पन्न, जा माने होता है उत्पन्न, ठीक है। 2 शब्दों से मिलकर बना लेकिन इसका अर्थ रूढ़ हो जाता है, अर्थ दूसरा होगा, लेकिन इसका मतलब होगा कमल, कमल। जैसे जलज लिखा हुआ है, जल प्लस जल से उत्पन्न अर्थात कमल, यौगिक शब्द है लेकिन ये इसका अर्थ रूढ़ हो गया, इसलिए इसको कहेंगे योग रूढ़। रूढ़ आप समझ गए कि हम तोड़ें, उसको विखंडित करें तो कोई अर्थ ना निकले, उसको रूढ़ कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। यौगिक किसे कहेंगे बेटा? यौगिक किसे कहेंगे? जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो, विद्या प्लस आलय। योग रूढ़ कि 2 शब्दों से तो मिलकर बना, हमने तोड़ा, अलग अलग निकला, लेकिन अर्थ कोई तीसरा होगा, मतलब अर्थ कोई दूसरा होगा, वो रूढ़ होगा उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही मलयज, मलयज माने होता है चंदन, सफेद चंदन, और मलयज पवन को भी कहते हैं, मलय, मलय है ना, उसी से बना है, मलय प्लस 2 शब्द है, तो ये हमें योग रूढ़ लग रहा है। जलज, ये तो योग रूढ़ है ही, जलज ये भी योग रूढ़ है, मलयज, ठीक है। पंकज, पंकज भी कमल का पर्यायवाची है, पंक प्लस ज, पंक माने होता है कीचड़, ज माने उत्पन्न, कीचड़ से जो उत्पन्न है अर्थात कमल, योग रूढ़ है, ये भी योग रूढ़ है ना। अब बचा कौन? वैभव। वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं बनेगा, कोई भी शब्द नहीं बनेगा। बै प्लस भव लिख दें या बैव प्लस व लिख दें तब भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा अलग अलग तोड़ने पर। तो रूढ़ शब्द कौन सा हो गया? आपका जो राइट आंसर है बेटा ऑप्शन डी, वैभव। अब तो बता लेंगे अगर कोई प्रश्न आपका रूढ़ यौगिक योग रूढ़ से आ गया तो। वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो कारक चिन्ह आपको आने चाहिए, कारक चिन्ह, कारक विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण मैं पे पर, संबंध काकी के षष्ठी के लिए होता है संबंध, फिर उसके बाद अधिकरण आता है। तो मैं पे पर जो चिन्ह होते हैं, मैं पर ये चिन्ह होते हैं अधिकरण के, तो पर लगा हुआ है तो इसमें अधिकरण कारक होगा। कर्म के लिए को चिन्ह होता है, अपादान के लिए
अपादान के लिए होता है, अपादान के लिए, अलग होने के लिए कहते हैं, अलग होने के लिए, है ना। कोई भी चीज अलग हो रही हो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग होने के लिए अपादान कारक करेंगे। भय लगने के लिए भी अपादान कारक है। संप्रदान, इसमें के लिए ही वर्ड होगा, है ना। ये अलग होने के लिए, ये के लिए, ठीक, से के लिए ये। चलिए, आपका राइट आंसर है अधिकरण। वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। कारक, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? अब जिसने क्रिया की क्लास अच्छी तरीके से पढ़ी है, जिसने क्लास अच्छी तरीके से ली है, आपको प्लेलिस्ट में जो भी मैंने टॉपिक कराए हैं वो सभी मिल जाएंगे। तो आपको कोई समस्या हो रही हो क्रिया से रिलेटेड, तो क्रिया का वो क्लास आप जाकर पढ़ लें, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हमें मालूम है, किसी की प्रेरणा पर हम कार्य करें, कि वह रमन से पत्र लिखवाता है, तो लिखवाता है, जोर देकर लिखवाता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म हो, कि वह गाय से दूध दूहता है। अब गाय से और दूध, दो कर्म हो गए, ऑब्जेक्ट दो हो गए, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट दो नहीं है। संयुक्त क्रिया यानी क्रियाएं दोनों जुड़ी हैं, पहुंच गया, तो आपका जो राइट आंसर होगा संयुक्त क्रिया होगा। पूर्वकालिक में क्या होगा? वह नहाकर सो गया, तो कुछ काम करके तुरंत दूसरा क्रिया शुरू हो जाए तो वहां पूर्वकालिक क्रिया है। नहाकर शब्द में कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया, दो क्रियाएं जब जुड़ी हों तो वहां संयुक्त क्रिया होगी। अब सारी क्रियाओं, इन क्रियाओं के बारे में आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे। अब दायित्व तो हमें सारे ही लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उसको बेटा हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आते हैं पेडागोजी में कि आंसर हमें सारे एक जैसे लगते हैं, है ना। ऐसे ही सीटेट में जब आप आंसर करते हैं तो आंसर हमें कैसे लगते हैं कि ये भी लग रहा है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब राइट कौन सा करें? तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वही हम टिक करेंगे, वही हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी है, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करना, यही भाषा शिक्षक का दायित्व है, ठीक। कि कोशिश रहेगी कि सभी बच्चों में हम एक समान कुशलताएं विकसित कर दें, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सही से क्रम से सिखा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा परीक्षा में सर्वाधिक महत्व किस बात का है? अब भाषा की परीक्षा चल रही हो तो उसमें सर्वाधिक महत्व किस बात का होगा? भाषा ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का, ध्वनियों के ज्ञान का, या लेखन कौशल का? तो आप आंसर कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इसमें? राइट आंसर आपको क्या लग रहा है बेटा? आंसर भी करते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़ा करें तो क्लास को पढ़ाने में इंटरेस्ट भी आए, अच्छा लगे कि बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, आप उत्सुक हैं इस क्लास के लिए। चलिए, तो आपको क्या इसका ऑप्शन लग रहा है? भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ध्वनियों का ज्ञान, या लेखन कौशल? कभी आपको कोई प्रश्न सही से समझ नहीं आ रहा हो तो अपने जीवन से जोड़ कर देख लें कि हम भाषा की परीक्षा करवा रहे हैं तो उसमें क्या जरूरी है, क्या, है ना। तो सामान्य ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, ध्वनि ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन अब भाषा की कक्षा है, ध्वनि ज्ञान थोड़ी ना वहाँ करेंगे। लेखन कौशल तो आता ही होगा, ठीक है। तो भाषा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेखन कौशल ये सेकेंडरी हो गया, भाषा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब लेखन कौशल, जैसे आप अंग्रेजी का एग्जाम दे रहा है, मान लो अंग्रेजी का पेपर दे रहा है, ठीक है, उसे लेखन कौशल आता है, ध्वनि या मालूम है, सामान्य ज्ञान को उसका कोई प्रयोग नहीं अंग्रेजी में, है ना। तो लेखन कौशल उसे लिखना आती है, लिखना आता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा बिल्कुल नहीं आती, तो क्या वो एग्जाम कर लेगा, भाषा परीक्षा कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो भाषा ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है भाषा परीक्षा में, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अब इससे पीछे जो भी प्रश्न आएंगे वो पैराग्राफ से संबंधित होंगे। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। नोट कर लें, सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरण ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जाति भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। जाति भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी, किन भाषाओं में वो नहीं थी? ये संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, ठीक है।
संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। मैंने आपको क्रम बताया हुआ है, ये तो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी वाला भी है। संस्कृत से क्या बना? प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश आया, है ना, प्राकृत भाषा थी, उससे अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता रहा है कि उसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे, किंतु अब यह धारणा है कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली और खंडित हो चुकी हैं, किंतु जाति भाषाओं ने संस्कृत अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। अब जाति भाषाएं यही हो गई। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया है, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। अपभ्रंश की विरासत को किसने ग्रहण किया? हिंदी ने। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंत्य के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्नों को देखते हैं। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? प्रादेशिक, सार्वदेशिक, मध्य देशीय या क्षेत्रीय? अब आपने पैराग्राफ सही से पढ़ा तो टिक कर लेंगे सार्वदेशिक। क्या आंसर होगा? सार्वदेशिक। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक नैरंत्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा, हिंदी। किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है सांस्कृतिक नैरंत्य के लिए? संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा या हिंदी? तो इसमें संस्कृत, प्राकृत और हिंदी सभी ऑप्शन में दिए हैं। यहाँ पर संस्कृत भाषा और इनका, किंतु संस्कृत नृत्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक नहीं है। किसका? इसमें ब्रज भाषा का कहीं प्रयोग नहीं किया गया, तो हम क्या आंसर करेंगे? ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा रि की मात्रा है। किसकी मात्रा है? रि की। ब्रज नहीं बोलेंगे, ब्रज होता तो ये होता, है ना। अब इस पर रि की मात्रा है, रि, रि ऋषि, ब्रि, तो क्या बोलेंगे? ब्रिज। ऐसे हम लोग बोलते हैं ग्रह, ग्रह तो ये हुआ गृह, ये हो गया प्लेनेट, ग्रह, और ये हुआ गृह, इसे बोलेंगे गृह, ये हो गया हाउस या होम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? प्राकृत, बांग्ला, अपभ्रंश या संस्कृत? जातीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त है? प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो अपभ्रंश, प्राकृत जो थी वो जातीय भाषाएं नहीं थी। अभी आप यहाँ देखें कि हमने जो ये पढ़ा था साफ साफ नहीं लिखा है, ये लिखा है किंतु अब यह धारणा है कि हिंदी या बांग्ला आदि अपभ्रंश से निकली है, खंडित हो चुकी है, किंतु जाति भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। संस्कृत और अपभ्रंश कैसी भाषाएं नहीं है? जाति भाषाएं नहीं है। हिंदी और बंगला ये कैसी भाषाएं हैं? जाति भाषाएं हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बांग्ला। प्राकृत, अपभ्रंश, ये संस्कृत, ये जातीय भाषाएं नहीं है। ठीक है, तो बांग्ला आपका राइट आंसर है। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? हमने पैराग्राफ में यही पढ़ा था कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, तो सीधा संबंध किससे हो जाएगा? संस्कृत का सीधा संबंध प्राकृतिक भाषा से हो जाएगा, प्राकृत भाषा से। ठीक है, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? आपका प्रश्न है, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? शब्द समूह में भिन्नता होनी चाहिए, व्याकरणिक ढांचे में भिन्नता होनी चाहिए, उच्चारण में भिन्नता होनी चाहिए, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग कब मानेंगे? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था पैराग्राफ में कि चाहे शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं मान सकते। तो इनमें भिन्नता है तो हम नहीं मानेंगे, तो जातीयता भिन्नता होनी चाहिए तभी हम मानेंगे अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का अंग। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, लास्ट प्रश्न था क्योंकि अब हमने सॉल्व कर लिया है ना। और आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ा करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।